वेलकम टू बिगेम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, मेरे टीचर। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में। आपका टॉपिक है आपका यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। या फिर बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लिखो बेटा यहां पे लिखो, संक्रमण तत्वों द्वारा उपसय संयोजी यौगिक का निर्माण। संक्रमण तत्वों द्वारा उपसय संयोजी यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं ये जानना है हमें। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या वो फीचर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट के पास में जिसके कारण से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन है बेटा ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। रीजन तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, पहला रीजन बेटा ध्यान रखना। इसकी स्मॉल साइज होती है इसलिए ये बेटा बहुत सारे लिगेंड्स को अपने साथ कैरी करके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है, ये ध्यान रखना। तो ले लेना बेटा यहाँ पे इसके छोटे आकार होने के कारण। लिखो संक्रमण तत्वों के छोटे आकार होने के कारण, पहला रीजन। दूसरा है बेटा ड्यू टू कंटेन हाई आयनिक चार्ज। हाई आयनिक चार्ज, और चार्ज में बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, जानते ही हो आप लोग हैं। तो दूसरा रीजन बेटा लिख लो यहाँ पर कि इन तत्वों या इन धातुओं में उच्च आयनिक आवेश होने के कारण। इन धातुओं में उच्च आयनिक आवेश होने के कारण, यानी देखते हो बेटा +2 +3 +4 +7 तक चले जाते हैं ये, तो हाई आयनिक चार्ज रखते हैं ये, इस कारण से भी ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तीसरा रीजन है बेटा यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो खाली डी कक्षक होने के कारण, खाली डी कक्षक होने के कारण। यही तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा रीजन है जिनके कारण से बेटा क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये ट्रांजिशन एलिमेंट आपके संक्रमण तत्व बनाते हैं। तो यहाँ बेटा लिखे यहाँ पे खाली डी ऑर्बिटल, पहला रीजन क्या है आपका स्मॉल साइज होने के कारण से। एस ब्लॉक से क्या होती है इनकी साइजें छोटी होती हैं, ध्यान रखना। ड्यू टू कंटेन हाई यानी चार्ज बहुत ज्यादा होता है इनमें, +7 +8 तक भी चला जाता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल बेटा क्या कहते हैं, क्या होता है मतलब खाली होते हैं इनमें डी ऑर्बिटल, जिसमें आके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं डोनेट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकता है। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है खाली वाले में ऑर्बिटल में ही तो डोनेट करता है बेटा, तो इस कारण से भी ये क्या करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना डालता है। ये तीन रीजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक बेटा, ये ध्यान रखना। चलो अब जैसे कोई एग्जाम्पल सर बताइए कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है ये। तो ये देखो बेटा निकिल CO4। अब निकिल कैसा है बताओ, निकिल क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट ही तो है। और लिखो K4Fe6। ये भी बेटा बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल है नहीं एग्जांपल है। Fe क्या है मेन सेंट्रल एटम का काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अंदर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर इस संकुल के अंदर देखा जाता है। तो इस रीजन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं और ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगली प्रॉपर्टी बेटा इसकी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
अंतराकाशी परमाणु वो यौगिक बनाते हैं। पहले लिखो बेटा, सबसे पहला लिखो बेटा, अंतराकाशी यौगिक अपने, हाँ पहला गुण, अपने धातु से अधिक कठोर होते हैं। लिखो, इट इज हार्ड देन इट्स, भैया ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हैं? धातु ही तो हैं। देखो बेटा, ट्रांजिशन, ये जो कंपाउंड है ये किससे बन रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट से ही बन रहा है। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? आपके धातु ही हैं। अब ये धातु क्या होता है बेटा? वही इसके अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं, उसी स्पेस पे बेटा कार्बन और नाइट्रोजन जैसे नॉन स्टाइक्रोमेट्रिक, यहाँ स्टाइक्रोमेट्रिक का ध्यान नहीं दिया जाएगा, यहाँ बैलेंसिंग फैक्टर नहीं होगा, बस आके जहाँ स्पेस होगा उसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, आके एडजॉर्ब हो जाते हैं, उसी से एक प्रकार का कंपाउंड बन जाता है। तो उसी कंपाउंड में हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी होगी। क्या कहते हैं? क्या बेटा? इंटरस्टेशियल कंपाउंड कहते हैं। और ये जो कंपाउंड बनेंगे ये क्या होंगे बेटा? हार्ड होंगे देन इट्स पेरेंट मेटल, मतलब अपने पूर्वज मेटल से ज़्यादा ये होंगे, ठीक है। एंड हाई टेंसाइल, दूसरा मेन पॉइंट लिखो बेटा यहाँ पे, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके गलनांक लिखो बेटा, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हाई होता है। लिखो, इसके गलनांक उच्च होते हैं, इसके गलनांक उच्च होते हैं। आप खुद ही समझो बेटा कि मेटल जो क्या कहते था, अकेला था तो प्योर फॉर्म में था, अब कोई और भी उसमें आ गया है तो और सख्त हो गई चीजें, और मजबूत बॉन्ड बन गया बेटा, तो इस तरीके से क्या होता है, फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट हाई। तीसरी पॉइंट बेटा यहाँ पे, इट्स केमिकल रिएक्टिविटी सेम, केमिकल रिएक्टिविटी बेटा, इसका जो केमिकल एक्टिविटी होता है, रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक क्रिया, नहीं, हाँ रासायनिक गुण भी कह सकते हो। जो एक्टिविटी मतलब बेटा वही क्रियाविधि जो होती है इसकी, क्रियाविधि जो होती है इसकी क्या होती है? सेम रहती है पहले जैसे, हाँ इनकी, हाँ इन धातु, इनकी, इन कंपाउंडों की, इन यौगिकों की हैं। यानी अगर कहें सेम मतलब, तो मतलब वही इनर्ट समझो, है केमिकली इनर्ट, मतलब जैसे थे वैसे करेंगे, हाँ रिएक्शन, ठीक। आप सुनो बेटा यहाँ पे, इट्स अगला पॉइंट आपका है, इट्स मेटेलिक कंडक्टिविटी, is also remain same, is also सेम, या फिर कंजर्व कह सकते हो, रिमेन सेम लिख दो, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी इधर देखो बेटा, यहाँ पे ले लो, यहाँ से ले लो, छोड़ो छोड़ो छोड़ दो, छोड़ो 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 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, इसकी धात्विक चालकता क्या होती बेटा? सेम रहती है, ये ध्यान रखना। बस मेन 3 ही 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है बस बेटा मेन चीज, ठीक है।
पकड़ेगा। इट्स मेटेलिक कंडक्टिविटी इज आल्सो रिमेन सेम। लिखो बेटा यहाँ पे, इसकी धात्विक चालकता भी सेम रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इसकी धात्विक चालकता जैसे कंडक्टिविटी मतलब बिजली प्रवाहित करने की चालकता, ये बात हो रही है, समान होती है, जैसे पहले था वैसे अब भी है। लिख लो, धात्विक चालकता, इन यौगिकों की धात्विक चालकता समान तरीके से बनी रहती है, अपरिवर्तित रहती है, सिंपल सी बात। इसको कह सकते हो केमिकली इनर्ट। बेटा एग्जाम्पल समझो यहां पे, इस तरीके बेटा ये सारे एग्जाम्पल्स है कंपाउंड, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, ये क्या कह रहे हैं, फ्राई किस ये कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा, इसको देख लो ध्यान से बस, ठीक है। ये इन कंपाउंड के एग्जाम्पल्स है, ध्यान दो यहाँ पे। ये स्टाइकोमेट्री बेस्ड नहीं होते, नॉन स्टाइकोमेट्री बेस्ड होते हैं। देखो ध्यान से, इसकी बैलेंसी क्या होती बताओ, 1 होती है। यहाँ देखो नीचे 3 आ गया, मतलब तीन एटम मिलकर के एक हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करे। सोचो यहाँ पर जहाँ 3 एटम है वहाँ एक हाइड्रोजन आ रहा है, इस तरीके से इसमें। यहाँ कार्बन एक एटम है, यहाँ कितने लोग रहे बाकी है, 4 है। भाई मेटल ही है हर जगह पे, बस कुछ कुछ जगह कहाँ कौन कौन आ जा रहे हैं, नॉन मेटल टाइप के सब्सटेंस आ जा रहे हैं, ठीक है। वही आके एक नया कंपाउंड बना रहे, कुछ कुछ प्रॉपर्टी मेटल से इनकी अलग हो गई, बस ये नए कंपाउंड बन गए आपके, बस, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कहानी है बेटा। अब लास्ट पॉइंट आपका बचता है, ये भैया ध्यान रखना, चारों पॉइंट दिमाग में रखना, बड़े आसान है, 2 नंबर में आ जाते हैं ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, अंतराकाशी यौगिक का ये गुण है बेटा, 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है बेटा आपका एलॉय फॉर्मेशन, हेडिंग डाल लो, एलॉय फॉर्मेशन। हाँ अयस्क नहीं है, सुनो सुनो, एलॉय फॉर्मेशन से पहले एलॉय फॉर्मेशन, चलो अच्छा पढ़ लेते, फिर ऑक्साइड हैलाइड इसका देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय क्या होता है बताओ, मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु का बनना, इसके द्वारा ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म एलॉय। तो ट्रांजिशन एलिमेंट द्वारा मिश्र धातु कैसे बनाता बेटा, मिश्र धातु का बनना कैसे क्यों बनाता है मिश्र धातु बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बनाता है मिश्र धातु, क्योंकि इनकी सिमिलर साइज होने के कारण से, इनकी मतलब इनके जो साइज में जो अंतर है बेटा बहुत कम होता है, इसलिए बेटा आराम से ये आपस में होमोजेनियस मिक्सचर बना डालते हैं। ये तो होमोजेनियस मिक्सचर ही तो होता है एलॉय, मतलब ध्यान देना यहाँ पे, मिश्र धातु अगर बन रही है तो ये सॉल्यूशन एक्चुअली बनता है, ये ध्यान रखना। जैसे ब्रास हुआ आपका, जैसे पीतल है, जस्ता, ये सब सुने नहीं हो क्या, कांस हो गया, कांस, पीतल सुनो ना, कांसा उसे कहते हो जो कांस पदक जीतते नहीं है, कांसा का ही बनता है वो, कॉपर और टिन मिल करके, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो लिखो पहले बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्यों बनाते हैं, वाई, तो रीजन क्या होगा,
तो रीजन क्या होगा बेटा इसका, तो बताओगे आप क्या यहाँ पर ड्यू टू इट्स सिमिलर साइज these element can form easily alloy. These element can form easily alloy. क्यों? ड्यू टू इट्स सिमिलर साइज. ठीक बेटा, ये ध्यान रखना. देखो बेटा, इनके एक लगभग एक समान आकार होने के कारण, लगभग मतलब क्या बताया मैंने, सिमिलर, जो सिमिलर साइज वाले होंगे लगभग वो सब क्या बना लेंगे, एलॉय बना सकते हैं. ठीक है, जैसे याद करो Fe था, निकल था, कॉपर है, Zn है, इन सबके साइज में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बना लेते हैं. तो लिखो ड्यू टू इट्स सिमिलर साइज, मतलब बेटा इनके एक समान, लगभग एक समान आकार होने के कारण ये तत्व आसानी से मिश्र धातु का निर्माण कर लेते हैं. अच्छा, एलॉय का डेफिनेशन कोई बोले, पूछे, क्या बताओगे, बताओ. तो ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल एंड सम टाइम नॉन मेटल भी आ जाता है इसमें, थोड़ा सा और अच्छा, जैसे कार्बन में कभी कभी स्टेनलेस स्टील में कार्बन भी आ जाता है और मजबूती देने के लिए ये है. मेटल्स और नॉन मेटल. होमोजेनियस मतलब समांगी बेटा, विलयन की बात होती है ना ये. होमोजेनियस मिक्सचर बेटा, तो लिख लो यहाँ पे, दो या दो से अधिक धातुओं, एलॉय मतलब मिश्र धातु क्या होता है, दो या दो से अधिक धातु व अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं. मतलब ध्यान रहे, मेटल तो मैंडेटरी है, नॉन मेटल ऑप्शनल है. ये नहीं केवल नॉन मेटल मिल के मिश्र धातु बना रहे हो आप. ठीक है, कोई दो मेटल मिल जाए, एक नॉन मेटल मिल जाए, कोई एक मेटल दूसरा नॉन मेटल मिल जाए, मेटल मैंडेटरी है मिश्र धातु बनाने के लिए, ये ध्यान रखना. या दोनों मेटल ही मेटल हैं मेन. तो एग्जाम्पल लिख लो बेटा, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, और ब्रास, कॉपर और Zn. ब्रास मतलब पीतल, ब्रॉन्ज मतलब कांसा या कांस हैं. नोट कर लो बेटा, नोट कर लिए हो. अब बेटा लास्ट है आपका क्या, हैलाइड ऑक्साइड भी ये बनाते हैं. और कौन सा हैलाइड या कौन सा ऑक्साइड इसका स्टेबल होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करेगा, या तो वो किस ऑक्सीडेशन स्टेज में है, वो क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्या या अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो उन चीजों पे डिपेंड करेगा, इनके ऑक्साइड और इनके हैलाइड का स्टेबिलिटी, स्थायित्वता. ठीक, कौन सा हैलाइड ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, ये चीज़ है. कौन सा ऑक्साइड बनाएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, ये चीज़ है.
चलो तो वो बेटा देख लो आप लोग, हेडिंग डालो बेटा यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स। हैलाइड एंड ऑक्साइड्स यानी कि अस्थायिकता ऑफ ट्रांस एलिमेंट, संक्रमण तत्वों के हैलाइड एवं ऑक्साइड की अस्थायिकता। देखो बेटा, अब मैं अगर पूछूं आपसे, देखो ध्यान से यहाँ पे, सर TiX2 TiX3 दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? TiX2 और TiX3 कौन ज्यादा स्टेबल है? ये टाइटेनियम डाई हैलाइड है, ये टाइटेनियम ट्राई हैलाइड है। दोनों में जरा देखो X में क्या चलता है, -1। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालो आप। इसमें क्या होगा बताओ? +2 आएगा, क्योंकि -2 है तो +2 ही आएगा इसका। यहाँ क्या आएगा बताओ? +3 आएगा। अब +2 +3 में देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन, आप क्या देखोगे? कॉन्फ़िगरेशन आप तो जरा देखोगे भैया, Ti2+ का टाइटेनियम कितना होता है? 22। 2 तो चला गया, 20 बचा, लेकिन 2 कहाँ जाएगा? 4s से जाएगा। तो 3D कितना बचा बताओ? देखो 2 बच गया ना। अरे देखो ध्यान से, पहले सुनो, पहले AR होता है 18 हो गया, 4s2 3D2, यही चलेगा है। अब सुनो, यहाँ पर 2 गया तो 2 ये बच गया। अब यहाँ आ जाओ, एक और एग्जांपल ले लो बेटा, TiX4, ठीक है? TiX4 ले लो आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे AR 4s0 3D1 बचा ना यहाँ पे। यहाँ क्या बचा? 3D1। यहाँ देखो क्या बच जाएगा? 4s0 3D0, ये दोनों हो गए 0, बचा केवल R। अब देख लो बेटा, अगर ये हाइलाइट बना रहा है तो ये AR नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर ये ध्यान रखना, समझ में आई बात? ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, क्योंकि ये बहुत करीब है इसके, ये बहुत करीब है। 1 इलेक्ट्रॉन दे दे अगर, तो ये इसके बराबर हो जाए, और इसे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा, तब ये अटेंड करेगा इसको। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा। देनिए तेनिए, ठीक बेटा, नोट कर लो आप इसको फट से। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? ये हो जाएगा। अब अगला देखो यहाँ बेटा, FeO है, FeO3 है, दोनों बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये या फिर ये? यहाँ भी -2 तो यहाँ +2, तो +2 अगर चलेगा, कॉन्फ़िगरेशन जरा चेक करो जिसका, तो AR 4s2 चला गया, 3D5, यहाँ चेक करो, यहाँ +3 रहेगा, तो यहाँ रहेगा +3, कितना होता है? 26 होता है ना। कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। हाँ, इसका देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, बताओ क्या होगा?
AR3D3 बचेगा ना, +3 में से बताओ। जैसे देखो ध्यान से, Fe कितना होता है? 26 होता है। 26 में से 2 गायब, 2 गायब, और 4s, तो s में से 2 जाएगा, 1 जाएगा कहाँ से? तो कितना बचेगा? 5 बचेगा यहाँ पर ना, और यहाँ 4 बच रहा है। तो बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल? रुक जाओ, यहाँ 6 बचेगा ना। हाँ, यहाँ 6 बचेगा भैया। तो देखो बेटा, यहाँ 5 है, हाफ फील्ड है, देखो ध्यान से, और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब सुनो, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें सब AR अटेंड करेंगे। अब कैसे आप फाइंड करोगे सर जी कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, देखो बेटा, इधर देखो, इधर। अब इन तीनों में आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ऑक्साइड है। इन तीनों में ऑक्साइड का स्टेबल देखो ध्यान से, बताओ, ट्राई करो। सबसे पहले क्या करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन, हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकला? ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जब निकालोगे ना तो V का आएगा +5, इसका आएगा +7, इसका आएगा +6। जरा सर जी V5+ का कॉन्फ़िगरेशन तो करिए, कितना है? 23 होता है ना। देखो, 2 तो यहां से गायब ही करना है तुमको, AR ही 10 होगा, ध्यान रखना। 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 23 में से 5 के कितना बचा? 18, मतलब AR अटेंड कर लिया। इसको देखो ध्यान से, Mn है, Mn 7+, Mn 25 होता है, 25 में 7 या कितना बचा? 18, ये भी AR अचीव कर लिया। Cr है 6+ है, 24, 6 गया, 18 बचा। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? अब सुनो ध्यान से, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वही ज्यादा स्टेबल, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा मतलब ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा तो अस्थायिकता ज्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सही ज्यादा अस्थायित्व कौन है फिर? MnO4 ज्यादा अस्थायी, उससे कम Cr2O7 उससे कम VO2+। ये कहानी है भैया, समझ में आई बात? पहला फैक्टर क्या करोगे? कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, कॉन्फ़िगरेशन में सब सेम अगर आ गया कॉन्फ़िगरेशन सबका, मान लो D5 आ जाता, हाफ फील्ड, फिर कैसे करते? फिर ऑक्सीडेशन नंबर जब आपका ज्यादा होगा तो वो ज्यादा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक बेटा, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड।
ओके, ये ध्यान रखना। यही कहानी बेटा आपका यहाँ सारी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। अब आपको बढ़ना है बेटा, क्या कहते हैं, दो चीजें पढ़नी है आपको, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ना है, इसके बारे में, इसका फॉर्मेशन पढ़ना है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, कुछ रिएक्शंस मिलेंगी आपको इसमें, ये ध्यान रखना। और दूसरा पढ़ना बेटा यहाँ पे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ना है आपको, इसका फॉर्मेशन पढ़ना, कैसे बनता है ये, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ है, कुछ छोटी छोटी सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो सब केवल ऐसे ही हो जाएगा। मेन केमिकल प्रॉपर्टीज की है, किससे किससे रिएक्शन करता है, डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन लिखा मिलेगा आपको, कंप्लीट करने को दिया जाए, क्या बनने वाला है इसमें, आपको ये ध्यान रखना। ये सब रिएक्शंस हैं, आराम से हो जाएगा, ट्रिक बता देंगे, एकदम छूमंतर हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान नहीं हो, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक करा देंगे आपको, ये दोनों टॉपिक खत्म होने के बाद बेटा आपका डी ब्लॉक क्या हो जाएगा, खत्म। और ये दोनों टॉपिक अब कल परसों होगा, और इसके बाद फिर आपका आता है क्या, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड एक्टेनाइड है, एक दिन का लेंथेनाइड, एक दिन का एक्टेनाइड, ठीक है बेटा, खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, सारे क्वेश्चन उसी में हो जाएंगे आपके, ठीक है। ओके बेटा, चलो भैया पढ़ते रहो, मस्त रहो अच्छे तरीके से।